Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. And the topic that we are going to study today is topic number 9 from Maharashtra State Board syllabus standard 11th, that is elements of group 13, 14 and 15. तो बेसिकली हम ये तीन ग्रुप्स एलिमेंट्स का आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे और ये चैप्टर का नाम यही है कि एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13, ग्रुप 14 एंड ग्रुप 15. तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक्स टू बी कवर्ड से. तो इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं. इनमें से आज हम इस वीडियो में 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं. पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15, तीसरा है ट्रेंड्स इन एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15, और चौथा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15. तो ये 4 सब टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से. तो हम ग्रुप 13, 14 और 15 एलिमेंट पढ़ रहे हैं. ये तीनों भी ग्रुप बिलोंग करता है पी ब्लॉक एलिमेंट से. करेक्ट. तो पहले हमें समझना होगा पी ब्लॉक एलिमेंट. तो पी ब्लॉक एलिमेंट जैसे कि आप जानते हैं उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके p ऑर्बिटल में जाता है. तो उसके आउटर मोस्ट p ऑर्बिटल में उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है. तो जो भी एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट p ऑर्बिटल में जाएगा मतलब वो हुआ p ब्लॉक एलिमेंट. p ब्लॉक एलिमेंट का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन. इसलिए p ब्लॉक एलिमेंट में 6 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 13 to 18. तो ग्रुप 13 में लास्ट ऑर्बिटल आउटर मोस्ट p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है. ग्रुप 14 में आउटर मोस्ट p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है. ग्रुप 15 में आउटर मोस्ट p ऑर्बिटल में 3. ग्रुप 16 में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 एंड सो ऑन टिल 18. क्योंकि ग्रुप जो है p ब्लॉक एलिमेंट्स उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन्स होल्डिंग की है, इसलिए 1 by 1 यदि आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ तो आपको 6 ग्रुप्स मिलते हैं. p ब्लॉक एलिमेंट्स ज्यादा वेरिएशन दिखाते हैं एज कंपेयर टू s ब्लॉक एलिमेंट. तो ग्रुप 13 में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? तो ग्रुप 13 में आता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलीलियम, इंडियम, थैलियम. ये सारे आते हैं ग्रुप 13 में और इनका सबसे पहला एलिमेंट बोरॉन है, इसलिए ग्रुप 13 को बोरॉन फैमिली भी कहते हैं. ग्रुप 14 में आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड और इसका सबसे पहला एलिमेंट है कार्बन. ग्रुप 14 का सबसे पहला एलिमेंट कार्बन है, इसलिए ये कार्बन फैमिली भी कहलाता है. नेक्स्ट है ग्रुप 15. उसमें एलिमेंट्स आते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मुथ और ये सारे एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं ग्रुप 15 को और इनका सबसे पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है, इसलिए नाइट्रोजन फैमिली. तो बेसिकली ग्रुप 13 एलिमेंट्स को बोरॉन फैमिली भी कहते हैं क्योंकि पहला एलिमेंट बोरॉन है. ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली और वैसे ही ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं. अब मूव करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15. तो ग्रुप 13, 14 और 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे. तो p ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो p ब्लॉक एलिमेंट्स का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np126 होता है. तो ये जनरल हो गया p ब्लॉक एलिमेंट के लिए. करेक्ट. अब ग्रुप 13 के एलिमेंट के लिए,
तो ग्रुप 13 के एलिमेंट में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट एक इलेक्ट्रॉन वो उसके आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए वो बन जाता है NS2 NP1। ग्रुप 14 में लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल में जाते हैं, इसलिए NS2 NP2। और ग्रुप 15 में 3 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल में जाते हैं, इसलिए NS2 NP3। तो ग्रुप 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 NP1। ग्रुप 14 का NS2 NP2। ग्रुप 15 का NS2 NP3। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देखोगे तो जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है उनसे उनमें 3 से 4 इलेक्ट्रॉन्स के भी फर्क है। ये जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15, उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो करता, वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है और इसलिए ये एलिमेंट्स फ्री मोनो एटॉमिक स्टेट में नहीं मिलते। ग्रुप 13, 14 और 15 के एलिमेंट ज्यादातर कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलते हैं जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाएंगे, या फिर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में, जैसे नाइट्रोजन N2 बन जाएगा, फास्फोरस P4 और कार्बन C60 जिसको फुलेरिन भी कहते हैं। तो ऐसे जो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ग्रुप 13 से लेके 15 तक, ये आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, आपको कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलेंगे जो खुद के साथ ही पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बना सकते हैं, या दूसरे एलिमेंट के साथ जो है दूसरे टाइप के कंपाउंड्स, या फिर पॉली एटॉमिक कोवैलेंट एरेज जैसे कार्बन बनाता है ग्रेफाइट एंड डायमंड। अब ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम ग्रुप 13, 14 एंड 15। तो ग्रुप 13 में एलिमेंट्स आते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलिनियम, इंडियम, थैलेनियम। अब इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तो आपको पता है ग्रुप 13 का NS2 NP1। तो बोरॉन में भी देखिए 2s2 2p1, एल्यूमिनियम में 3s2 3p1, गैलियम में 3d10 4s2 4p1 एंड सो ऑन। सिमिलरली कार्बन में उसका NS2 NP2 है जनरल, तो आपको वही दिखेगा। कार्बन फैमिली में देखिए NS2s2 2p2, सिलिकॉन का 3s2 3p2, गैलियम का 3d10 4s2 एंड 4p2 एंड सो ऑन। नेक्स्ट नाइट्रोजन फैमिली जिसका जनरल है NS2 NP3, तो नाइट्रोजन का है NS2 2p3, 3s2 3p3, 3d10 4s2 4p3 एंड सो ऑन। अब एक क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर इन ऑर्डर ऑफ दिस। ठीक है, तो थैलियम का सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर है, बोरॉन का सबसे कम एटॉमिक नंबर है। तो अब आपको इन एलिमेंट्स को उनके आयोनिक रेडियाई M3+ के सीक्वेंस में भी अरेंज करना है। मतलब ये सारे एलिमेंट्स को आपको उनके M3+ आयन में कन्वर्ट करना है और फिर अरेंज करना है कि किसका साइज सबसे बड़ा होगा और किसका साइज सबसे छोटा होगा। तो ये मैंने सारे को कन्वर्ट कर दिया M3+ आयन में, मतलब सब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और फिर M3+ बन जाएंगे। अब इसके बाद इनका साइज कौन बड़ा है कौन छोटा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये एलिमेंट्स एक्चुअली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में, ये सारे ग्रुप 13 को बिलोंग करते हैं और एक ही ग्रुप में बिलोंग करने की वजह से इनका सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP1। यदि आपको M3+ आयन बनाना है तो आपको एक इलेक्ट्रॉन P से और 2 इलेक्ट्रॉन S से निकालना होगा, जिससे अब आपका जो M3+ आयन है उसका आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा N-1 शेल। करेक्ट। तो यदि आप NS2 और NP1 से इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाओ, जैसे बोरॉन में निकाल लिया, एल्यूमिनियम में निकाल लिया, फिर गैलियम निकाल लिया, तो अब उसका आउटर मोस्ट शेल कौन बन गया? N-1 शेल। पहले 4 था, 4 - 1 दैट इज 3, इसलिए N-1 शेल अब उसका आउटर मोस्ट शेल है। अब साइज ऑफ दिस एडेड N-1 शेल जो है वो इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे ग्रुप में आप नीचे जाओगे। तो जैसे जैसे आप ग्रुप 13 में नीचे जाओगे तो M3+ आयन में भी साइज इंक्रीज होता जाएगा और इसलिए जो सीक्वेंस यहाँ था नॉर्मल एटम्स के लिए वही सीक्वेंस फॉलो होगा M3+ आयंस के लिए भी।
ठीक है, भले आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो बट उसका जो साइज था n-1 शेल का, वो आउटर मोस्ट शेल, वो साइज तो अभी भी मेंटेन्ड है और इसलिए सेम सीक्वेंस है M3+ आयंस के साइज के लिए भी। नेक्स्ट है while the atomic radius of gallium is less than that of aluminium। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा है, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, करेक्ट। अभी हमने देखा जैसे जैसे हम नीचे मूव करेंगे साइज इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम और गैलियम देखिए, तो गैलियम एल्यूमिनियम के बाद आ रहा है, इसलिए एक्सपेक्टेड क्या है, गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए एल्यूमिनियम से, बट ये ट्रू नहीं है, यहाँ एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है गैलियम से। अब ऐसा क्यों है, ग्रुप में नीचे मूव करते वक्त तो साइज इंक्रीज होता है बट यहाँ वो ट्रेंड नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का साइज छोटा होना चाहिए, बट एल्यूमिनियम में डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, बट गैलियम में डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे एल्यूमिनियम में डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है बट गैलियम में डी इलेक्ट्रॉन्स है 3d10, तो गैलियम में डी इलेक्ट्रॉन्स। अब डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या हो रहा है, गैलियम में 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में, बट एल्यूमिनियम में 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब वो जो भी है, एल्यूमिनियम में क्या प्रॉब्लम है, देखो एल्यूमिनियम जो है उसमें ये दो ही शेल है, गैलियम में डी शेल भी है, ठीक है। अब ये बीच में इनके न्यूक्लियस है, अब ये डी जो शेल होता है, ये डी शेल जो इनर डी शेल है 3d10 वाला गैलियम का, वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट मतलब वो आउटर शेल को न्यूक्लियस से उतना ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाता और उसकी वजह से न्यूक्लियस ये आउटर मोस्ट शेल पे ज्यादा अट्रैक्शन दिखा पाता है और ज्यादा अट्रैक्शन दिखाने के वजह से जो ये इनर शेल है वो और अंदर के साइड आ जाते हैं, न्यूक्लियस के क्लोज आ जाते हैं, जिससे गैलियम का एटॉमिक रेडियस अब छोटा हो जाता है। बट एल्यूमिनियम में कोई डी शेल नहीं था तो उसका जो नॉर्मल साइज एक्सपेक्टेड था वही साइज है, ठीक है। बट गैलियम में क्या हो रहा है, उसमें इनर डी शेल होने की वजह से, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से जो आउटर शेल है वो ज्यादा अट्रैक्शन फेस कर रहे हैं न्यूक्लियस से और इसलिए उनका साइज क्या हो रहा है, स्मॉल हो रहा है एज कंपेयर टू द एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, ट्रेंड्स इन एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप 13, 14 एंड 15। तो पहला ग्रुप 13 का, ग्रुप 13 यदि आप एलिमेंट्स देखो तो ये टेबल है जिसमें आप देख सकते हो उनके सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो एटॉमिक नंबर ग्रुप 13 में ऊपर से नीचे बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस भी ऊपर से नीचे बढ़ रहा है, सॉरी एटॉमिक मास भी बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा है फॉर एक्सेप्ट फॉर द एल्यूमिनियम एंड गैलियम। मैं अभी एक्सप्लेन की क्यों, क्योंकि गैलियम में डी ऑर्बिटल होता है जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाता है और पुअर शील्डिंग इफेक्ट डी ऑर्बिटल दिखाने के वजह से वो आउटर शेल को न्यूक्लियस ज्यादा अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से वो उसका साइज छोटा दिखता है एल्यूमिनियम के सामने, ठीक है। तो बाकी आयोनिक रेडियस देखें तो ऊपर से नीचे बढ़ रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ऊपर से नीचे घट रहा है क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन जो है आउटर मोस्ट साइज इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट। साइज इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, यदि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाए तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं होता, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकाल लेना बहुत इजी होता है, जिससे उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे घट रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो कुछ मिक्स प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, कुछ हद तक वो घटता है और फिर अचानक बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ग्रुप 13 में तीनों टाइप के आपको एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, मेटल्स भी, नॉन मेटल्स भी और मेटलॉइड्स भी। तो ग्रुप 13 में बोरॉन जो है वो मेटलॉइड है। वो मेटलॉइड क्यों है, क्योंकि वो मेटल और नॉन मेटल दोनों भी प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, ठीक है। जैसे कि बोरॉन ग्लॉसी भी है, वो हार्ड सॉलिड भी है, ठीक है, बट वो ग्लॉसी हार्ड सॉलिड है तो मेटल प्रॉपर्टी दिखा रहा है, बट
उसमें पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इसलिए वो नॉन मेटल वाला प्रॉपर्टी भी दिखा रहा है, तो मेटालॉइड है। दूसरे अदर एलिमेंट्स की बात करें जैसे एल्यूमिनियम, गैलिनियम, इंडियम, थैलियम, ये सब फेयरली रिएक्टिव मेटल्स हैं और इनमें से सबसे ज्यादा मिलने वाला जो एलिमेंट है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन में ये पूछा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड फास्फोरस। तो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस का जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो दिया हुआ है, तो आप देखोगे एंथैल्पी बढ़ता जा रहा है। अब आपको ये ट्रेंड एक्सप्लेन करना है। तो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस, एल्यूमिनियम बिलोंग करता है बोरॉन फैमिली को, सिलिकॉन कार्बन फैमिली को और फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली को। ये तीनों भी एलिमेंट सेम पीरियड दैट इज ग्रुप थर्ड पीरियड को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये तीनों भी एलिमेंट्स थर्ड पीरियड को बिलोंग करते हैं। आप अपने टेक्स्ट बुक में करेक्शन कीजिए, यहाँ 13 मेंशन है जो थर्ड होना चाहिए। तो ये तीनों भी एलिमेंट्स थर्ड पीरियड को बिलोंग करते हैं, बट ये तीनों भी अलग अलग ग्रुप से हैं। सेम पीरियड को बिलोंग करने की वजह से उनमें सेम वैलेंस शेल है। सेम वैलेंस शेल होने की वजह से क्या हो रहा है, शेल नंबर सेम है तीनों में, बट इलेक्ट्रॉन का काउंट बढ़ता जा रहा है, जिसके वजह से उनका न्यूक्लियस चार्ज भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड हो रहा है। ठीक है, बट न्यूक्लियस का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देखिए ये तीनों भी सेम पीरियड को है, इसलिए उनमें नंबर ऑफ शेल भी सेम है। करेक्ट, नंबर ऑफ शेल सेम है। अब इनमें सपोज बीच में न्यूक्लियस, ये नंबर ऑफ शेल सेम है, बीच में न्यूक्लियस है। अब इसमें सपोज एक ही इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, इसमें 2 है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन काउंट बढ़ रहा है, पर सेम शेल में इलेक्ट्रॉन काउंट बढ़ रहा है, बट न्यूक्लियस का चार्ज इलेक्ट्रॉन के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। इसलिए इसमें जो अट्रैक्शन है, जो एल्यूमिनियम में न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है वो कम है एज कंपेयर टू फास्फोरस में जो न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है। इसके वजह से जो वैलेंस शेल है फास्फोरस में वो ज्यादा टाइटली हेल्ड है न्यूक्लियस से एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसलिए वो आउटर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइटली अपने आप से पकड़ के रख रहा है और इसके वजह से जो लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लग रही है आपको फास्फोरस से, वो एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू द एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, और इसलिए फास्फोरस का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। नेक्स्ट है ग्रुप 14 एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें भी तीनों टाइप ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं। कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन मेटालॉइड है क्योंकि वो ब्रिटल है लाइक नॉन मेटल, बट वो हार्ड एंड लस्टर है मेटल की तरह, इसलिए सिलिकॉन मेटालॉइड हो जाता है। जर्मेनियम भी ब्रिटल है बट हार्ड एंड मेटलॉइड है, इसलिए सिलिकॉन और जर्मेनियम यहाँ पे मेटालॉइड्स है। इसमें कार्बन जो है नॉन मेटल है, टीन और लेड मेटल है, इसलिए इसमें भी तीनों टाइप ऑफ एलिमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप 15 दैट इज नाइट्रोजन फैमिली। इसमें भी तीनों टाइप ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं देखने के लिए। नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों भी नॉन मेटल्स हैं। आर्सेनिक एंटीमनी, आर्सेनिक और एंटीमनी ये दोनों मेटलॉइड्स हैं और विस्मुथ मेटल है, तो ये दोनों हुए नॉन मेटल, ये हुए जो मेटलॉइड, ठीक है, और ये विस्मुथ हुआ मेटल। तो इसमें भी तीनों एलिमेंट देखने मिलते हैं। सेम ट्रेंड से ऊपर से नीचे जाइएगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक मास बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, बाकी सब ट्रेंड्स भी सेम है। अब मूव करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप 13, 14 एंड 15। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स दिखाता है, वो एक्चुअली इक्वल होता है उसके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, जो उसके s और p ऑर्बिटल्स का एडअप है। मतलब ns2np1 हो, सपोज ग्रुप 13 की बात कर रहे हैं, तो ns2np1 है, तो ये s प्लस ये p का जो ऐड होगा 2 + 1, ये उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो ग्रुप 13 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 3। सिमिलरली ग्रुप 14 का हो जाएगा 4 और ग्रुप 15 का 5। ठीक है, तो उस तरह से उनका वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, और इस ऑक्सीडेशन स्टेट को जो ऐसे सम करके निकलता है उससे कहते हैं ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है,
तो बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन फैमिली में ये ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है लाइटर एलिमेंट्स के लिए। तो ये तीनों भी ग्रुप में 13, 14 और 15 में जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। किसके लिए? लाइटर एलिमेंट्स के लिए, जो ऊपर वाले पीरियड्स के एलिमेंट्स है। जो नीचे वाले पीरियड्स के एलिमेंट्स है जिन्हें हम हेवियर एलिमेंट्स कहेंगे, उनमें ये ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होता। उनमें जो भी आपने ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट किया है, उससे 2 माइनस कर लीजिए, वो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा हेवियर एलिमेंट्स के लिए। ठीक है। और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो हेवियर एलिमेंट्स का, वो हेवियर एलिमेंट्स के लिए कम ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, और जो लाइटर एलिमेंट्स हैं उनके लिए ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल। तो मैं इसको समराइज करने के लिए वापस एक्सप्लेन करती हूँ। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या, जो भी आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो उसके NS और NP के इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कीजिएगा, जो आंसर आएगा वो होगा ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, और वो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उस ग्रुप के लाइटर एलिमेंट्स के लिए। बट आप हेवियर एलिमेंट्स मतलब वो हायर पीरियड वाले एलिमेंट्स की बात करें तो उनके लिए कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, जो भी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उससे आप 2 यूनिट माइनस कीजिएगा, वो वाला ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा हेवियर एलिमेंट्स के लिए। तो यहां देखते हैं पहले ग्रुप 13 का, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP1। तो उसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, ये 2 प्लस ये 1, दैट इज 2 प्लस 1 इक्वल टू प्लस 3। तो ये हो गया लाइटर एलिमेंट्स के लिए स्टेबल, जैसे बोरॉन स्टार्टिंग वाला एलिमेंट। बट जो हेवियर एलिमेंट्स है जैसे थैलियम, उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट +1 स्टेबल होगा, +3 माइनस 2 इक्वल टू +1 फॉर हेवियर एलिमेंट्स। अब इसमें कुछ स्टेबल कंपाउंड है BF3 क्यों, क्योंकि ये लाइटर एलिमेंट है इसलिए उसके लिए ये ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। एल्यूमिनियम AlCl3 ये लाइटर इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। बट थैलियम जो हेवियर एलिमेंट है उसके लिए ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, इसलिए TlBr। नेक्स्ट है ग्रुप 14 जिसका है NS2NP2। तो ये 2 प्लस ये 2 दैट इज 2 प्लस 2 हो गया 4। तो +4 इज द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है, +2 एंड -4। तो जो लाइटर एलिमेंट्स है उनके लिए ऑब्वियसली +4 वाला ही ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, जैसे कार्बन के लिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ही स्टेबल है। बट जो लाइटर एलिमेंट्स है जैसे जो हेवियर एलिमेंट्स जैसे लेड और टीन, इनके लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, क्योंकि +4 -2 2 यूनिट्स माइनस करोगे तो +2। नेक्स्ट है ग्रुप 15 जिसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP3। तो 2 + 3 मेक्स इट 5। तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +5। अदर ऑक्सीडेशन स्टेट है इससे 2 यूनिट्स माइनस कीजिए तो +3 एंड -3। जो लाइटर एलिमेंट्स है जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इनके लिए +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, और जो हेवियर है उनके लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, why Tl+1 ion is more stable than Tl3+? तो Tl+1 क्यों ज्यादा स्टेबल है Tl3+ से, जबकि ये दोनों बिलोंग करता है ग्रुप 13 को। ग्रुप 13 में ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो ये वाला स्टेबल होना चाहिए था, ना कि ये। बट वाई, क्योंकि थैलियम जो है वो हेवी एलिमेंट है जो ग्रुप 13 का है, और ग्रुप 13 का कॉमन ऑक्सीडेशन या ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, जो लोअर एलिमेंट्स के लिए स्टेबल है। बट फॉर हेवियर एलिमेंट्स आपको जो भी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे 2 यूनिट माइनस कीजिएगा, दैट इज +1, जो है वो हेवियर एलिमेंट्स के लिए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इसलिए Tl+1 आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल है Tl3+ से, भले ही वो ग्रुप 13 को बिलोंग करते हैं और जिसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, बट थैलियम हेवियर एलिमेंट होने की वजह से उसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। नेक्स्ट है बाउंडिंग इन कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15। तो ग्रुप 13, 14 एंड 15 एलिमेंट्स जैसे मैंने आपको बताया
वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स या फिर अदर कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलते हैं तो उनमें किस तरह के बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, किस तरह का बॉन्ड बनता है, ये हमें जानना है। तो जो लाइटर एलिमेंट्स हैं ग्रुप 13, 14 और 15 के, ये लाइटर एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियस स्मॉल होते हैं। एटॉमिक रेडियस स्मॉल होने की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत टाइटली हेल्ड होता है, इसलिए उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है और इसके वजह से आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। और इसलिए जो ये लाइटर एलिमेंट्स हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड दैट इज शेयरिंग के साथ बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं विद अदर एलिमेंट्स और वो ओवरलैपिंग दिखाते हैं उनके वैलेंस शेल ऑर्बिटल का। बट जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे मूव करोगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होता जाएगा, मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन निकालने की ताकत अब आपको कम लगेगी, जिसके वजह से यहाँ पे एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वैलेंस शेल ऑर्बिटल और दूर जा रहा है न्यूक्लियस से और उसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रहा है और इसलिए आउटर इलेक्ट्रॉन हेवियर एलिमेंट्स में निकालना इजी है, जिसकी वजह से वो आयंस फॉर्म करेंगे और आयोनिक बॉन्ड दिखाएंगे। जो फर्स्ट मेंबर जो है ये ग्रुप्स के, ग्रुप 13, 14 और 15 के, जैसे कि बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, इनमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। तो ये डी ऑर्बिटल्स नहीं होने की वजह से ये अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकते और इसलिए ज्यादातर ये कोवैलेंट बॉन्ड्स ही बनाते हैं और जो हेवियर एलिमेंट्स है वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। अब जो अदर एलिमेंट्स है नीचे, कार्बन, बोरॉन और नाइट्रोजन को छोड़ के जो उनके ग्रुप में दूसरे एलिमेंट्स हैं उनमें डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। ये डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने की वजह से वो अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर सकते हैं और बहुत वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स दिखाते हैं। तो ये तीनों ग्रुप के जो हेवियर एलिमेंट्स हैं वो बहुत तरह के कंपाउंड्स दिखाते हैं और ज्यादातर कंपाउंड्स उनके आयोनिक होते हैं। जो लाइटर एलिमेंट्स है वो कोवैलेंट कंपाउंड ही बनाते हैं। अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड ऑक्सीजन, तो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स जब एयर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो वो ऑक्साइड बनाते हैं E2O3 टाइप का। तो E मतलब एलिमेंट, ग्रुप 13 का एलिमेंट वो बोरॉन हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, गैलियम हो सकता है, ठीक है। तो 4E plus 3O2 will give you 2E2O3। तो वो लोग कौन से ऑक्साइड्स बनाएंगे, E2O3 वाले। यदि ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाए तो वो En बनाएंगे, क्योंकि एयर में नाइट्रोजन गैस भी होता है, इसलिए यदि वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाए तो वो En बनाएंगे। ग्रुप 14 एलिमेंट्स की बात करें तो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स जब एयर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो दो तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, EO ऑक्साइड एंड EO2। ये डिपेंड करता है कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है उस एलिमेंट के लिए या फिर ऑक्सीजन कितना अवेलेबल है। तो जब E हाफ O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा EO और जब E O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा EO2। ग्रुप 15 एलिमेंट्स की बात करें तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स एयर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दो तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, E2O3 या फिर E2O5। तो आप देख सकते हो फास्फोरस जब ऑक्सीजन का रिएक्ट होता है तो बनता है P4O6। तो ये कौन से वैरायटी में आ गया, E2O3 के। देखो ये 2 और ये 3, ये दोनों को 4 और 6 को 2 से डिवाइड करो तो बन जाएगा E2O3, तो उस टाइप में आ गया। फास्फोरस यदि 5O2 के साथ रिएक्ट करे तो P4O10 एक्चुअली P5O10 हो जाता है ये। सिमिलरली फॉर आर्सेनिक एंड विस्मुथ। अब रिएक्टिविटी विथ वाटर, तो ग्रुप 13, 14 और 15 के ज्यादातर एलिमेंट्स वाटर से अनअफेक्टेड रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है बनाने के लिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और टीन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है बनाने के लिए टीन ऑक्साइड। बाकी टीन और एल्यूमिनियम के अलावा कोई भी एलिमेंट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और टीन स्टीम के साथ। अब रिएक्शन विथ हैलोजन, जो ये एलिमेंट्स है ग्रुप 13 वो डायरेक्टली हैलोजन के साथ रिएक्ट करके ट्राइहैलाइड्स बनाते हैं, एक्सेप्ट फॉर थैलियम जो मोनोहैलाइड बनाता है। तो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स एक्सेप्ट फॉर थैलियम बनाएंगे ट्राइहैलाइड्स। तो ग्रुप 13 एलिमेंट जब X2 के साथ दैट इज हैलोजन का रिएक्ट करेगा तो बनेगा EX3। ये हैलोजन कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ भी हो सकता है, तो वो बनाएगा EX3। एक्सेप्ट फॉर थैलियम जो जिसका आपको पता है थैलियम क्योंकि वो स्टेबल है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए बनाता है TLX। अब दूसरे एलिमेंट्स जो
ग्रुप 14 के हैं, एक्सेप्ट फॉर कार्बन। कार्बन नहीं, ठीक है, कार्बन डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता, बट ग्रुप 14 के कार्बन को छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं वो हैलोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करके टेट्रा हैलाइड्स बनाते हैं, दैट इज EX4। जो हेवियर एलिमेंट्स है जैसे जर्मेनियम एंड लेड वो डाइहैलाइड्स भी बनाते हैं। यहाँ पे डाइहैलाइड्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है जैसे आप ग्रुप में नीचे मूव करोगे। तो ऊपर ग्रुप 14 में ऊपर के साइड टेट्राहैलाइड्स ज्यादा स्टेबल है और नीचे के साइड डाइहैलाइड्स ज्यादा स्टेबल है। आयोनिक कैरेक्टर हैलाइड्स के भी इंक्रीज होंगे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाओगे। नेक्स्ट है ग्रुप 15। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स भी हैलोजन के साथ रिएक्ट करके दो तरह के हैलाइड्स बनाते हैं, EX3 एंड EX5। जो पेंटाहैलाइड्स होते हैं इनके उनमें कोवैलेंट कैरेक्टर दिखने को मिलता है क्योंकि उनमें वैलेंट या वैकेंट डी ऑर्बिटल्स या वैलेंस शेल फॉर बॉन्डिंग होता है। नाइट्रोजन जो ऐसा एलिमेंट है इसका जिसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसमें एक्सपेंशन नहीं पॉसिबल है और इसलिए नाइट्रोजन सिर्फ EX3 टाइप का हैलाइड बनाता है, ना कि EX5। ट्राइहैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15 जो है वो ज्यादातर कोवैलेंट कैरेक्टर दिखाते हैं एक्सेप्ट फॉर BIF3 और नाइट्रोजन सिर्फ एक ही हैलाइड स्टेबल बनाता है, दैट इज NF3। नाइट्रोजन NBr3 नहीं बनाता, NI3 नहीं बनाता, NCl3 नहीं बनाता, वो सिर्फ एक ही ट्राइहैलाइड स्टेबल बनाता है NF3 और वो पेंटाहैलाइड्स तो बनाता ही नहीं है। अब क्वेश्चन है जर्मेनियम GeCl4 is more stable than GeCl2। तो GeCl4 किससे ज्यादा स्टेबल है? GeCl2 से। मतलब यहाँ पे EX4 ज्यादा स्टेबल है EX2 से, बट PbCl2 is more stable than PCl4। मतलब अब यहाँ पे EX2 ज्यादा स्टेबल है EX4 से। ऐसा क्यों? दोनों भी सेम पीरियड को सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, जर्मेनियम भी लीड भी, दोनों भी सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, दैट इज ग्रुप 14 को। फिर दोनों में वेरिएशन क्यों? क्यों जर्मेनियम में EX4 स्टेबल है और लेड में EX2? क्योंकि दोनों अलग अलग पीरियड को बिलोंग करते हैं, भले दोनों सेम ग्रुप को बिलोंग करते हो बट दोनों अलग अलग पीरियड को बिलोंग करते हैं। जैसे ही पीरियड में हम ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अलग तरह का स्टेबिलिटी दिखाएगा। तो जर्मेनियम जो ऊपर की साइड है वो लाइटर है। लाइटर में हमने सिखाया अभी, लाइटर एलिमेंट्स में जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो स्टेबल होता है। तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स के लिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो लाइटर एल्यूमिनियम जर्मेनियम के लिए स्टेबल है, ठीक है। बट जैसे हम ग्रुप में नीचे मूव करेंगे तो हेवियर एलिमेंट्स हो जाएंगे। हेवियर एलिमेंट्स के लिए जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे 2 यूनिट कम, दैट इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसलिए अब लेड के लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, इसलिए लेड PbCl2 बनाता है और जर्मेनियम GeCl4, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये दोनों ही ग्रुप 14 को बिलोंग करते हैं बट दोनों डिफरेंट पीरियड्स को बिलोंग करते हैं। और जो भी लोअर एलिमेंट्स होंगे मतलब लाइटर एलिमेंट्स होंगे, लाइटर एलिमेंट्स के लिए जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल होगा, इसलिए GeCl4 स्टेबल है। और जो हेवियर एलिमेंट्स है जो लेड है उनके लिए ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से -2 कीजिए, जैसे +4 -2 दैट इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म NCl5 और NP5 बट फॉस्फोरस कैन। मतलब फॉस्फोरस और नाइट्रोजन सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं बट फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड्स फॉर्म करता है बट नाइट्रोजन नहीं, क्योंकि फॉस्फोरस और दूसरे जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 15 के जो नाइट्रोजन फैमिली के हैं उनमें डी ऑर्बिटल्स होता है और ये डी ऑर्बिटल्स के वजह से ये कंपाउंड्स दो तरह के हैलाइड्स बनाते हैं, MX3 भी MX5 भी, क्योंकि वो अपने ऑक्टेट जो एक्सपांड कर सकते हैं। बट नाइट्रोजन में ऐसा कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता और इसलिए वो अपना ऑक्टेट एक्सपांड नहीं कर सकता और इसलिए वो NCl5 या NF5 या कोई भी पेंटाहैलाइड नाइट्रोजन नहीं बना सकता। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो
तो मुझे एक लाइक दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जाने से पहले, you have two hands, one to help yourself and the second to help others. And that's all for today. Thank you. Stay